एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कैश मैपिंग के बारे में और हम ये भी जानेंगे कि कैश मैपिंग का हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कैश मैपिंग हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमारे पास किसी भी सिस्टम में, प्रोसेसर में सीपीयू होता है और सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कैश। कैश हमारा कनेक्टेड होता है रैम से और रैम हमारा कनेक्टेड होता है सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी एचडीडी से। ठीक, हमारा जो सीपीयू होता है ये वर्क करता है वेरी फास्ट। सीपीयू हमारा वर्क करता है वेरी फास्ट। सीपीयू जनरली वर्क करता है मिप्स में और जिप्स में। मिप्स यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड यानी 10⁻6 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। जिप्स यानी 10⁻9 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो हमारा सीपीयू जो है ये बहुत फास्ट वर्क करता है। और वहीं हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें हम टेराबाइट्स ऑफ डेटा को स्टोर कर पाते हैं, तो इतना सीपीयू का इतना स्पीड ज़्यादा होता है कि सेकेंडरी मेमोरी उसके साथ वर्क करने में कंपैटिबल नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे, जैसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई एक आदमी है, सीपीयू को हम एक आदमी मानते हैं, वो उसी काम को 1 घंटे में कर रहा है और सेकेंडरी मेमोरी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो दोनों की स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए हमको कैश मैपिंग की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को उठा के कैश मेमोरी में रख सकें और सीपीयू उसको यूज़ कर सके। क्योंकि कैश मेमोरी का स्पीड हमारा नैनो जिप्स में होता है। जिप्स एंड 10⁻9 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो जो हमारी कैश की स्पीड होती है वो सीपीयू की स्पीड के साथ कंपैटिबल होती है। इसीलिए हम कैश मैपिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने सेकेंडरी मेमोरी से या रैम से डाटा को उठा के कैश में रख सकें और कैश जब भी ज़रूरत पड़े तो वो डाटा सीपीयू को दे सके। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो रैम होता है, रैम को हम डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करने के बाद हर ब्लॉक्स में हम कुछ वर्ड्स को स्टोर करते हैं। वर्ड्स यानी कि आप बाइट्स से समझ सकते हैं, जैसे बाइट्स होता है वैसे ही वर्ड्स होता है। जैसे आप पानी को नापने के लिए लीटर का यूज़ करते हैं, वैसे ही मेमोरी को देखने के लिए हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो हम रैम को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स में हम डिफरेंट वर्ड्स को स्टोर करते हैं और इन्हीं वर्ड्स को हम अपने कैश में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैश को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट लाइंस में और डिफरेंट लाइंस में हम ब्लॉक्स को स्टोर कर लेते हैं। और इन्हीं ब्लॉक्स को स्टोर करने के बाद जब भी हमारे सीपीयू को किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो डायरेक्टली कैश से ले लेगा और इस तरह हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ठीक, तो एक बार और हम देख लेते हैं हमने क्या देखा। तो हमने ये देखा कि सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड उतनी फास्ट नहीं होती है। तो सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड को मैनेज करने के लिए हम कैश का यूज़ करते हैं। ठीक, तो हमारा कैश जो होता है और सीपीयू का स्पीड कंपैटिबल होता है, यानी कैश सीपीयू के साथ काम कर सकता है, लेकिन हमारे जो रैम होता है और सेकेंडरी मेमोरी होती है इन दोनों की स्पीड उतना ज़्यादा नहीं होती है। तो ये दोनों हमारे सीपीयू के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो हम एक बार और फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था इससे पहले। तो हमने देखा था कि सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड बहुत स्लो होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा होता है वो सीपीयू की स्पीड के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम कैश मैपिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम सेकेंडरी मेमोरी से कुछ डेटा को लेके रैम में ट्रांसफ़र कर सकें, रैम से कैश में ट्रांसफ़र कर सकें और कैश जब ज़रूरत हो तो सीपीयू को दे सकें। तो हमने ये कैसे किया कि जैसे देखिए सीपीयू की स्पीड होती है मिप्स या जिप्स में। मिप्स यानी 10⁻6 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, जिप्स यानी 10⁻9 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और हमारा जो कैश होता है, कैश की भी स्पीड होती है 10⁻9 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो कैश और सीपीयू एक दूसरे के स्पीड में कंपैटिबल होते हैं, लेकिन हमारा जो रैम होता है, रैम की स्पीड उतना नहीं होती है और हमारे सेकेंडरी मेमोरी की भी स्पीड उतना ज़्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए हमको कैश मैपिंग की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसमें हम करते क्या है कि हमारे रैम को हम डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक्स में हम कुछ वर्ड्स को स्टोर करते हैं। ठीक, और इन वर्ड्स को हम अपने कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैश मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट लाइंस में और इन डिफरेंट लाइंस में हम डिफरेंट ब्लॉक्स को स्टोर कर देते हैं। ठीक, इससे हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है। तो पहला फैक्टर था स्पीड, दूसरा फैक्टर है हमारे पास कॉस्ट का। हम ये भी तो कर सकते थे कि ये इन दोनों रैम और सेकेंडरी मेमोरी की जगह पे पूरी मेमोरी को ही कैश मेमोरी बना दें, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि जो कैश में पर बिट डेटा को स्टोर करने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रैम और सेकेंडरी मेमोरी से। तो इसी कारण हमको कैश का साइज़ छोटा लेना पड़ता है ताकि हमारा कॉस्ट ज़्यादा ना आए और
हम सही से काम परफॉर्मेंस भी हमारा बढ़ सके। तो अब हम देखेंगे कैश मैपिंग होता क्या है, क्योंकि ये तो हमने देखा कैश मैपिंग का क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें करना पड़ता है अपने सिस्टम में कैश मैपिंग को। अब हम देखेंगे कैश मैपिंग डायरेक्टली होता क्या है। तो कैश मैपिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन वेयर अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी विल बी स्टोर्ड इन द कैश। यानी कि आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारा जो रैम होता है, रैम को हम डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ऐसे हम डिफरेंट ब्लॉक्स में रैम को डिवाइड करते हैं। और डिफरेंट ब्लॉक्स में रैम को डिवाइड करने के बाद हम इन डिफरेंट ब्लॉक्स को अपनी कैश मेमोरी में लोड करते हैं या आप बोलें तो ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं तो हम कैश को डिफरेंट लाइन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ऐसे हम अपनी कैश को डिफरेंट लाइन्स में डिवाइड करते हैं और हर लाइन में हम कुछ ब्लॉक को स्टोर करते हैं। तो ऐसे करके कैश मैपिंग यही होता है कि हम अपने रैम में जो मेन मेमोरी में डाटा है उसको हम कैश में स्टोर करते हैं, इसी को हम कैश मैपिंग बोलते हैं। आप यहाँ डिफिनेशन में भी पढ़ सकते हैं, कैश मैपिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन वेयर अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी विल बी स्टोर्ड इन द कैश। ठीक, तो वही बात है कि हमारे मेन मेमोरी में जो डेटा स्टोर था उसको हमने अपने कैश मेमोरी में कहाँ स्टोर किया, यही हमारा कैश मैपिंग होता है। आगे हम देखेंगे कैश मैपिंग के टाइप्स और उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो थैंक यू। तो हम पहले देख चुके थे कि कैश मैपिंग क्या होता है और कैश मैपिंग की हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैश मैपिंग कितने प्रकार की होती हैं और हर मैपिंग का हम एक शॉर्ट में देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम हर मैपिंग पे अलग से क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे वो क्या होते हैं। ठीक, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कैश मैपिंग मेनली हमारे पास 3 टाइप्स की कैश मैपिंग होती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है डायरेक्ट मैपिंग, फुल्ली एसोसिएटिव एंड के वे सेट एसोसिएटिव। तो डायरेक्ट मैपिंग में हम क्या करते हैं, एज द नेम सजेस्ट जैसे कर रहा है, ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी मैप्स टू एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक कैश लाइन। तो हमारे पास जो हर ब्लॉक होता है मेन मेमोरी का वो एग्जैक्टली एक कैश लाइन से मैप हो जाता है। ठीक, ये डायरेक्ट मैपिंग हम करते हैं। क्या करते हैं कि हर ब्लॉक मेन मेमोरी का डायरेक्टली एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कैश लाइन से मैप हो जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है फुल्ली एसोसिएटिव। फुल्ली एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं कि इसमें हम मेन मेमोरी के ब्लॉक को कैश में कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, अ मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी स्टोर्ड इन एनी लाइन ऑफ द कैश। यानी कि मेन मेमोरी के ब्लॉक को हम कैश में कहीं भी स्टोर कर देते हैं फुल्ली एसोसिएटिव में। और उसके बाद हमारे पास आता है के वे सेट एसोसिएटिव। तो के वे सेट एसोसिएटिव जो होता है ये दोनों का कंबाइन होता है, डायरेक्ट मैपिंग का और फुल्ली एसोसिएटिव का। इसमें हम क्या करते हैं, कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ बोथ डायरेक्टली एंड फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। यानी के वे सेट एसोसिएटिव में हम दोनों वेज को कंबाइन करते हैं, डायरेक्ट मैपिंग को भी और फुल्ली एसोसिएटिव को भी। ठीक, तो ये 3 हमारे पास कैश मैपिंग के टाइप्स होते हैं। पहला क्या था, डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में हम क्या करते हैं कि मेन मेमोरी का एक ब्लॉक किसी एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक कैश लाइन से मैप होता है। फुल्ली एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं कि मेन मेमोरी का ब्लॉक कैश के किसी भी लाइन से मैप हो सकता है। और के वे सेट एसोसिएटिव में हम दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक, तो ये था टाइप्स ऑफ कैश मैपिंग। तो अब हम देखेंगे डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, हमारे पास मेन मेमोरी होती है और साथ में हमारे पास कैश मेमोरी होती है। तो हमारे पास जो मेन मेमोरी है हम उसमें 128 वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। 128 वर्ड्स यानी ये मेन मेमोरी का साइज़ है। मेन मेमोरी में हम 128 वर्ड्स स्टोर कर सकते हैं। और हम मेन मेमोरी को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक का साइज़ हमारे पास फिक्स होता है। तो मान लीजिए हमारे पास हर ब्लॉक में हम 4 वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं, हर ब्लॉक में हम 4 वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं, हर ब्लॉक में हम 4 वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 128 वर्ड्स को स्टोर कर रहे हैं और हर ब्लॉक में हम 4 वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। तो हमें कितने ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये ऐसे हमें मिल जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 4। 128 डिवाइडेड बाई 4 ये हमको देगा 32। यानी हमको 32 ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी इन सारे 128 वर्ड्स को मेन मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 0 से 31 ब्लॉक नंबर्स का। तो 0 से 31 टोटल 32 होता है। तो इसमें हमारे टोटल 32 ब्लॉक्स आ जाएंगे और हर ब्लॉक में हम 4 वर्ड को स्टोर करेंगे। जैसे W1, W0 से स्टार्ट करेंगे, W1, W2, W3, ऐसे ही W4, W5, W6, W7, ऐसे ही डॉट 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 ये बढ़ते जाएगा और लास्ट में हमारे पास आएगा W124, W125, W126 और एक और आएगा W127। यानी टोटल हम वर्ड नंबर 0 से वर्ड नंबर
127 तक इसमें स्टोर कर सकते हैं। और हमारे पास टोटल जो ब्लॉक्स होंगे वो ब्लॉक नंबर 0 से ब्लॉक नंबर 31 तक होंगे। ठीक, ये तो हमारा हुआ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के बाद हम जाएंगे कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी में हमारे पास जो साइज़ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16 वॉट्स का, यानी हम कैश मेमोरी में 16 वॉट्स ही स्टोर कर पा रहे हैं। और कैश मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट लाइन्स में। जैसे हमने मेन मेमोरी को डिवाइड किया था डिफरेंट ब्लॉक्स में, वैसे ही हम मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं डिफरेंट लाइन्स में। और मेन कैश मेमोरी में क्या होता है कि हमारा जो लाइन साइज़ होता है वो बराबर होता है हमारे ब्लॉक साइज़ के, वो बराबर होता है हमारे ब्लॉक साइज़ के। ठीक, यानी ब्लॉक साइज़ हमारे पास कितना दिया था, ब्लॉक साइज़ था हमारे पास 4, तो लाइन साइज़ भी हमारे पास कितना होगा 4, लाइन साइज़ भी हमारे पास कितना होगा 4। ठीक, तो एक लाइन में हम 4 स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 16 वर्ड्स हैं, 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना देगा हमको 4, यानी हम कितने नंबर ऑफ़ लाइन चाहिए होंगे 4 नंबर ऑफ़ लाइन चाहिए होगा। ठीक, हमको 4 नंबर ऑफ़ लाइन्स चाहिए होंगी। ठीक, तो हम इसको 4 डिफरेंट ऑफ लाइन्स दे देंगे, लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। ठीक, ऐसे कैश को हम डिफरेंट लाइन्स में डिवाइड करते हैं। और हमको पता है लाइन साइज़ इक्वल्स टू होता है ब्लॉक साइज़ के, तो हमारे पास ब्लॉक साइज़ था 4, तो हमारे पास लाइन साइज़ भी आ गया 4। हमारे पास टोटल 16 वर्ड्स थे, तो 16 वर्ड्स को स्टोर करने के लिए हमको कितनी सारी लाइन्स लगेंगी, तो हमारे पास 4 लाइन लगेंगे 16 वर्ड को स्टोर करने के लिए। तो कैश मेमोरी को हम डिफरेंट लाइन्स में डिवाइड कर देंगे, मेन मेमोरी को हम डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ये तो हमारा है आर्किटेक्चर, ये हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे हम, ये इसका आर्किटेक्चर होता है, यानी ये ऐसे होता है। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट मैपिंग क्या होती है। डायरेक्ट मैपिंग में हम यूज़ करते हैं इसका, जिसको हम बोलते हैं के मोड एम। हम यूज़ करेंगे के मोड एम का। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा के होता है वो हमारा होता है ब्लॉक नंबर, के हमारा होता है ब्लॉक नंबर, और जो हमारा एम होता है, एम हमारा होता है नंबर ऑफ लाइन्स। एम हमारा क्या होता है नंबर ऑफ़ लाइन्स, कि हमारा क्या होता है ब्लॉक नंबर, एम हमारा होता है नंबर ऑफ़ लाइन्स। तो जैसे हमारे पास देखिए हमको ब्लॉक नंबर 0 है, इसको हमको कैश मेमोरी में स्टोर करना है, तो हम कैसे करेंगे, ब्लॉक नंबर है हमारा 0, और 0 का हम मॉड लेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ़ लाइन्स। नंबर ऑफ़ लाइन्स यहाँ पे टोटल कितनी है 4, तो 0 मॉड 4 हमको क्या देगा 0 देगा। यानी जो हमारा ब्लॉक नंबर 0 है वो कहाँ स्टोर होगा, लाइन नंबर 0 में, यहाँ पे ऐसे स्टोर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमारा जो ब्लॉक नंबर 1 है, ब्लॉक नंबर 1 को स्टोर करने के लिए हम कैसे करेंगे, के मोड एम का यूज़ करेंगे। के मोड एम में के जो होता है ब्लॉक नंबर 1 मॉड नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी है 4, तो 1 मॉड 4 कितना देगा 1, यानी इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ इसको स्टोर करेंगे। ऐसा ही हम 2 को कहाँ स्टोर करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 2 मॉड 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हम B2 को स्टोर कर देंगे। B3 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे 3 मॉड 4, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यानी B3 को हम यहाँ स्टोर करेंगे। ठीक, ऐसे ही जब हमारे पास ब्लॉक नंबर 4 की बारी आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 मॉड 4, तो हम क्या देगा 0, यानी फिर से वो यहाँ पे स्टोर होगा। ऐसे ही हम डिफरेंट ब्लॉक्स को इन लाइन्स में स्टोर करते जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही स्टोर होता जाएगा B4, B5, B6, B7। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ब्लॉक को हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही स्टोर कर पा रहे हैं, यानी हम डायरेक्ट मैपिंग में यही पीछे भी हमने देखा था, यही होता है कि हम किसी भी मेन मेमोरी के लोकेशन को कैश में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही स्टोर कर पाते हैं। ठीक, उसी को हम डायरेक्ट मैपिंग बोलते हैं। इसमें हम स्टोर करने के लिए के मोड एम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जिसमें के होता है हमारा ब्लॉक नंबर और एम होता है हमारा नंबर ऑफ़ लाइन्स। ठीक, तो ऐसे करके हम इन डिफरेंट्स को इनको स्टोर करते हैं अपने कैश में। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे मेमोरी रेफरेंसिंग, यानी CPU इसको रेफरेंस कैसे करता है। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास हम फिज़िकल एड्रेस का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास फिज़िकल एड्रेस होता है, जिसमें हम फिज़िकल एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, जो हमारा पहला पार्ट्स होता है उसमें हम लेते हैं ब्लॉक ऑफसेट को हम ब्लॉक साइज़ भी बोलते हैं। और जो हमारा दूसरा पार्ट होता है उसमें हम लेते हैं ब्लॉक नंबर। तो हमारे ब्लॉक ऑफसेट का मतलब होता है ब्लॉक साइज़ यानी हमारे मेन मेमोरी में ब्लॉक साइज़ कितना है, एक ब्लॉक में हम 4 वर्ड्स को स्टोर कर पा रहे हैं, तो 4 को लिखने के लिए हम कैसे कर सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2, यानी हमारा ब्लॉक ऑफसेट कितना हो गया 2। और हमारा ब्लॉक नंबर क्या होगा, ब्लॉक नंबर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें टोटल 128 वर्ड्स को स्टोर करना है, तो इसके लिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना होगा 0 से 127 तक। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं 2 की पावर 7 इक्वल्स
2 की पावर 7, यानी टोटल फिजिकल एड्रेस हमारे पास कितना होना चाहिए, 7 बिट्स का आप कह सकते हैं, टोटल 7 बिट्स का होगा। ब्लॉक ऑफसेट हमारे पास 2 आ गया है, ब्लॉक ऑफसेट हमारे पास 2 आ गया है, तो ब्लॉक नंबर हमारे पास कितना आएगा, 5। ठीक, हमने क्या किया, एक बार हम और फिर से देख लेते हैं कि हमने जो हमारा मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को हम रेफरेंस करने के लिए फिजिकल एड्रेस का यूज़ करते हैं। फिजिकल एड्रेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला होता है ब्लॉक ऑफसेट, दूसरा होता है ब्लॉक नंबर। ब्लॉक ऑफसेट हमारा ब्लॉक साइज़ होता है, ठीक, ब्लॉक साइज़ होता है, तो हमारे पास एक ब्लॉक में हम 4 वर्ड्स को स्टोर कर सकते थे, एक ब्लॉक में हम 4 वर्ड्स को स्टोर कर सकते थे। तो 4 को लिखने के लिए हम 2 लिख सकते हैं, 2 यानी कि ब्लॉक ऑफसेट कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। ठीक, इसके बाद हमारे पास दिया था टोटल हमें 128 वर्ड्स को स्टोर करना था, तो 128 को स्टोर करने का मतलब है 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 यानी टोटल फिजिकल एड्रेस हमारा कितना हो गया, 7 बिट्स का। टोटल फिजिकल एड्रेस हमारा कितना हो गया, 7 बिट्स का। तो पहले से दो बिट्स से हम ब्लॉक साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ 5 बिट होगा उससे हम ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ऐसे हम मेन मेमोरी में रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे हमने मेन मेमोरी में फिजिकल एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ब्लॉक नंबर और ब्लॉक ऑफसेट में, वैसे ही हम कैश में किसी भी को रेफरेंस करने के लिए हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस तो हमारे पास 7 बिट का ही रहेगा, फिजिकल एड्रेस तो हमारा 7 बिट का ही रहेगा, लेकिन अब हम उसी फिजिकल एड्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, इसका जो पहला पार्ट होता है वो तो हमारा ब्लॉक ऑफसेट ही होता है, वो हमारा ब्लॉक ऑफसेट ही होता है, ब्लॉक ऑफसेट यानी ब्लॉक साइज। उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा लाइन नंबर, और तीसरा पार्ट जो हमारा होता है वो होता है टैग। ठीक, तो ब्लॉक ऑफसेट यानी यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक ऑफसेट 2 आया था, तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफसेट 2 ही होगा। लाइन नंबर यानी नंबर ऑफ लाइन्स, तो हमारे कैश में नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, हमारे कैश में नंबर ऑफ लाइन्स है 4, नंबर ऑफ लाइन्स है हमारे कैश में 4, तो 4 को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 की पावर 2 यानी 2 बिट्स लगेंगी, तो हमारा लाइन नंबर में कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि लाइन नंबर हमारे पास टोटल था 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 की पावर 2 यानी 2 बिट्स लगेंगी। इसके बाद हमारा टोटल फिजिकल एड्रेस जो था वो था 7 बिट्स का, और हमारे पास लाइन नंबर में यूज़ हुए 2 बिट्स, ब्लॉक ऑफसेट में यूज़ हुए 2 बिट्स, तो हमारे टैग के लिए हमारे पास जो बिट बटे वो हैं 3। ठीक, तो हम ऐसे फिजिकल एड्रेस हम कैश के लिए लिखेंगे। ठीक, और हमारा जो मेन मेमोरी के लिए फिजिकल एड्रेस था वो ऐसे था। ठीक, ऐसे करेंगे हम। तो हमारा जो टैग नंबर होता है ये क्या बताता है, टैग नंबर बताता है कि किसी भी लाइन में हमारे पास ब्लॉक 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसे ही ब्लॉक नंबर 8 भी हो सकता है, ब्लॉक नंबर 16 भी हो सकता है। तो एट अ पॉइंट कौन सा ब्लॉक हमारे कैश में है वो हमको कौन बताता है, टैग बताता है। ठीक, तो टैग का ये काम था। तो अब हम डायरेक्ट मैपिंग पे एक क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये देखेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर अ डायरेक्ट मैप्ड कैश ऑफ साइज 32 KB। हमारे पास साइज ऑफ कैश दिया हुआ है 32 KB विथ ब्लॉक साइज, ब्लॉक का साइज दिया हुआ है 32 बाइट्स। द CPU जनरेट्स 32 बिट एड्रेस, यानी हमारे पास फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है जो कि है 32 बिट का, और हमसे पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर कैश इंडेक्सिंग एंड टैग बिट्स, यानी हमको नंबर ऑफ बिट्स पूछ रहा है फॉर कैश इंडेक्सिंग एंड टैग बिट्स। तो हमारे पास जब भी डायरेक्ट मैपिंग हो तो हम यही जानते हैं कि हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ऐसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है ये किसके लिए होता है, ब्लॉक ऑफसेट के लिए होता है, ब्लॉक ऑफसेट के लिए होता है। दूसरा पार्ट हमारे पास होता है लाइन नंबर के लिए, और तीसरा पार्ट हमारे पास होता है टैग के लिए। ठीक, हमारा ब्लॉक ऑफसेट बराबर होता है ब्लॉक साइज़ के, यानी हमको, और यहाँ पे हमारा ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है 32 बाइट्स। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 यानी 5, 2 की पावर 5 यानी हमको 5 बिट्स लगेंगी ये ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हमको ब्लॉक ऑफसेट ब्लॉक साइज़ के बराबर होता है, और ब्लॉक साइज़ हमको दिया हुआ है 32 बिट्स। 32 बिट्स से हमने पता किया कि 5 बिट्स से हम ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आया लाइन नंबर। अब लाइन नंबर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि हम जानते हैं कि जो हमारा लाइन नंबर ऐसे निकाल सकते हैं कि जो लाइन साइज़ होता है वो किसके बराबर होता है, ब्लॉक साइज़ के बराबर होता है। ठीक, लाइन साइज़ हमारा बराबर होता है ब्लॉक साइज़ के, तो लाइन साइज़ हमारा ब्लॉक साइज़ के बराबर हो जाएगा, ब्लॉक साइज़ यानी 2 to the power 5 के बराबर हो जाएगा लाइन साइज़। और हमें दिया हुआ है कि हमारे कैश का साइज़ कितना है, 32 KB, कैश का साइज़ हमें दिया हुआ है 32 KB। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ़ लाइन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ लाइन्स किसके बराबर होगा, 32 KB डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, 2 की पावर
5 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 32 KB यानी 2⁵ इंटू KB है यानी 2⁻10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2⁵5 2⁵5 2 खत्म हो गया 2⁻10, यानी हमें नंबर ऑफ लाइंस कितना आ रहा है 2⁻10, एंड 2⁻10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना बिट्स लगेंगी 10 बिट्स लगेंगे। ठीक, तो हमारा ये भी हो गया। उसके बाद हमको पूछता है टैग के लिए बिट्स हमें फाइंड करनी है, और हमें ये दिया हुआ है यहाँ पे कि हमारा CPU 32 बिट एड्रेस जनरेट कर रहा है, यानी हमारे पास फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का है 32 बिट्स का है। तो हमारा जो है फिजिकल एड्रेस वो 32 बिट्स का है, टोटल 32 बिट्स हैं, जिसमें से 5 बिट्स हमारे ब्लॉक ऑफसेट में चले गए और 10 बिट्स हमारे ब्लॉक लाइन नंबर में चले गए। तो जो बचे हुए होंगे वो टैग बिट के लिए होंगे, तो टैग के लिए हमारे पास बचेंगे 17 बिट्स। ठीक, तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हमसे पूछा क्या था बिट्स रिक्वायर्ड फॉर कैश इंडेक्सिंग यानी कि वही लाइन नंबर में हमें कितने बिट्स लग रहे हैं, तो लाइन नंबर पे हमें 10 बिट्स लग रहे हैं। और पूछा था टैग बिट्स यानी टैग में हमें कितने बिट्स लग रहे हैं, टैग में हमें 17 बिट्स लग रहे हैं। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट मैपिंग पे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हमको दिया हुआ है कंसीडर अ कंप्यूटर सिस्टम विद अ बाइट एड्रेसेबल प्राइमरी मेमोरी ऑफ साइज 32 बिट्स, यानी हमको मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का साइज़ दिया हुआ है 32 बाइट्स का, और एज्यूम द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ डायरेक्ट मैप्ड कैश ऑफ साइज 32 बिट्स, यानी हमको कैश साइज भी दिया हुआ है 32 KB का, एंड ईच ब्लॉक साइज इज ऑफ साइज 64 बाइट्स, फाइंड द साइज ऑफ टैग बिट्स। ब्लॉक साइज दिया हुआ है 64 बाइट्स का, और पूछ कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ टैग बिट्स, टैग फील्ड का साइज पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको क्या दिया हुआ है प्राइमरी मेमोरी ऑफ साइज 32 बाइट्स, यानी 2 बाइट्स, यानी कि हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस होगा वो 32 बिट्स का होगा। 32 बिट्स का यानी हमारे पास टोटल ये कितना होगा 32 का होगा ये पूरा। ठीक, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला वाला किसके लिए होता है ब्लॉक ऑफसेट के लिए, होता है पहला वाला। उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है लाइन नंबर के लिए, और तीसरा हमारे पास होता है टैग के लिए। ठीक, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देखिए, तो ब्लॉक इज ऑफ साइज 64 बाइट्स, ब्लॉक साइज दिया हुआ है 64 बाइट्स, यानी अगर 64 को हमको लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं 64 होगा। 64 यानी हम इसको लिखने के लिए कितना हमको बिट्स चाहिए होगा 6 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे, 6 हो जाएगा, ब्लॉक ऑफसेट 6 हो गया। और हमको फिर क्या दिया हुआ है कैश साइज दिया हुआ है 32 KB, यानी कि 2⁵ तो हमारा 32 हो जाएगा, KB यानी 2 यानी टोटल हो गया 2⁵15, ये हमारा कैश का साइज़ हो गया। और नंबर ऑफ लाइन्स हम कैसे निकाल सकते हैं कैश साइज़ अपॉन ब्लॉक साइज़, तो कैश साइज़ कितना है 2⁵15, और ब्लॉक ऑफसेट यानी ब्लॉक साइज़ कितना दिया हुआ है 2⁵6, यानी कितना हो जाएगा 9। नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी 9, नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी 9, ब्लॉक ऑफसेट हमारे पास दिया हुआ है 6, फिजिकल एड्रेस यानी टोटल है हमारे पास 32 बिट्स का, तो ये बचा हुआ कितना होगा 17 बिट्स का। ठीक, तो ऐसे हम टैग फील्ड के लिए जो साइज़ होगा वो निकाल सकते हैं।